नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का सेशन भी पार्ट 2 है। पार्ट 2 किसका है? तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से संबंधित जो खबरें हैं उससे संबंधित। आज के सेशन में देखते हैं कौन कौन सी खबरें हैं। तो पहली खबर है कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर अवसंरचना शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ये फंड किससे संबंधित है या किसके लिए है? तो अवसंरचना विकास के लिए, कृषि क्षेत्र में अवसंरचना विकास के लिए दिया जाने वाला है। यानी कि इस फंड का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि कृषि क्षेत्र में अवसंरचना के निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और उसके माध्यम से कृषि को और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जा सके, किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। अब चर्चा में क्यों है ये देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यहाँ पर देखिए AIF यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्त पोषण की सुविधा। तो ये क्या करता है? ये फंड वित्त पोषण का कार्य करता है। ठीक है कि आप ऋण लीजिए और जो अवसंरचना का विकास करना है आप अवसंरचना का विकास करिए। तो वित्त पोषण की जो सुविधा दी गई है, वित्त पोषण की सुविधा वाली केंद्रीय क्षेत्रक योजना में प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी गई है। अब प्रगतिशील विस्तार और यहाँ पर एक और शब्द है केंद्रीय क्षेत्रक योजना। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो केंद्रीय क्षेत्रक योजना होती है इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि 100% इसमें जो फंड है वो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और केंद्र प्रायोजित योजना अगर होगी तो इसका मतलब ये है कि उसमें राज्य और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी और ये डिपेंड करेगा कि कौन सी योजना है, किस राज्य में उसे चलाया जा रहा है। ठीक है, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें वहाँ पर अमूमन जो होता है हिस्सेदारी होती है 90 और 10 का होता है। सामान्य राज्यों की बात करें तो 60 और 40 का होता है फिलहाल। तो ये विस्तार को, प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी गई है कि और हम विस्तार करेंगे। विस्तार का उद्देश्य क्या है? तो योजना को और अधिक एक तो आकर्षक बनाना है, इसके प्रभाव को और बढ़ाना है, यानी कि इस योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाना है, साथ ही साथ समावेशी बनाना है। तो समावेशी बनाना इसका मतलब ये हुआ कि अब और भी, ठीक है, और भी इसके जो लाभार्थी हैं वो लाभार्थी भी लाभ ले पाएंगे। तो प्रगतिशील विस्तार से समावेशी विकास या समावेशी बनने के इसके चांसेस और बढ़ गए हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो 2020 में हुई थी और कार्य क्या है? मध्यम से दीर्घावधि हेतु ऋण देने का कार्य करेगा। अच्छा, तो ध्यान रहे मध्यम अवधि से लेकर के दीर्घावधि का ऋण देने का कार्य करेगा। आगे बढ़ें। उद्देश्य क्या है? फसल कटाई के बाद जो फसल बर्बाद होती है तो उन सभी चीज़ों को, अच्छा फसल बर्बाद हो रही है तो नुकसान किसका हो रहा है? किसान का। और प्रॉफिटेबल बनाने की बात कर रहे हैं, किसानों की आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपको हर स्टेप पर काम करना पड़ेगा। किसान उत्पादन तो कर लेता है, सरकार ये कह रही है कि उत्पादन बढ़ाइए, हमारे देश में खाद्यान्न की आवश्यकता है, किसान उत्पादन भी करता है, लेकिन समस्या उसके पास ये होती है कि हम जो उत्पादन किए हैं तो कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका भंडारण लंबे समय तक किया जा सकता है। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको आप तुरंत मार्केट तक नहीं पहुंचाएंगे, अगर उसमें उसका प्रसंस्करण नहीं करेंगे, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं होगी तो वो फसलें ख़राब हो जाएंगी। ख़राब होगा तो नुकसान किसका? किसान का। और किसानों की आय ही हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा रहा है फसल कटाई के बाद फसलों के प्रबंधन हेतु अवसंरचना निर्माण और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश करना। ठीक है। अच्छा, प्रावधान क्या है? तो ऋण पर ब्याज में छूट दी जा रही है और क्रेडिट गारंटी सहायता भी दी जा रही है कि क्रेडिट की गारंटी, हम आपको ऋण देंगे और उसकी गारंटी दी जा रही है कि हम आपको सहायता देंगे। ठीक है। योजना के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान की बात करें तो ये कहा गया है 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण दे सकते हैं। कौन कौन? तो बैंक भी दे सकते हैं और वित्तीय संस्थान भी दे सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ऋण पर ब्याज की बात करें तो प्रतिवर्ष 3% की वार्षिक छूट यहाँ पर देने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ CGTMSE की बात करें, इसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण को क्रेडिट गारंटी में कवर किया गया है। आगे चल करके इन चीज़ों को समझ लेंगे। यहाँ पर देखें और क्या कहा गया है।
तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के हालिया विस्तार के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों जैसे योजना के जो पात्र लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु व्यवहार्य परियोजना के तहत शामिल अवसंरचना के निर्माण की अनुमति दी गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है एकीकृत प्रसंस्करण परियोजनाएं, तो AIF के अंतर्गत कहा गया है कि पात्र गतिविधियों को जो गतिविधियां इसमें बताई गई हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, पात्र गतिविधियों की सूची में एकीकृत प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाएं भी शामिल की गई हैं। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण गतिविधियां क्या होती हैं। प्राथमिक जो प्रसंस्करण गतिविधि है इसका मतलब ये है कि आप जैसे गेहूं देख रहे हैं, गेहूं से हमने आटा बना लिया, तो प्राथमिक उत्पाद को हमने किसमें, आटे में कन्वर्ट कर लिया, तो यह प्राथमिक प्रसंस्करण, ठीक है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि द्वितीयक, अब आपके पास क्या है, आटा, ठीक है, आटे से आपने रोटी बना ली या ब्रेड बना लिया, ये क्या है, द्वितीयक प्रसंस्करण। तो ये कहा गया है द्वितीयक प्रसंस्करण, प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण से संबंधित जो परियोजनाएं हैं वो भी इसमें शामिल कर ली गई हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें, कुछ और बातें। प्रधानमंत्री कुसुम जो घटक है उसका घटक ए है। अब समझने की बात ये है कि प्रधानमंत्री जो कुसुम है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और फुल फॉर्म के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ये कहा गया है कि इसका घटक ए, तो घटक ए क्या कहता है, तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम का फुल फॉर्म है, ठीक है, PM कुसुम। अब इसके माध्यम से ये कहा गया है कि इसके घटक एक ए कह लीजिए, ABC, ठीक है, ऐसे। तो ए की बात करें तो ए किससे संबंधित है, क्या कार्य करेगा, तो ये कहा गया है कि भूमि पर जो 10,000 किलोवाट का 10,000 मेगावाट का जो केंद्रीकृत ग्रिड है उस ग्रिड के संदर्भ में उस ग्रिड को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ने का जो प्रावधान किया गया था वो यहाँ पर कहा गया है कि घटक ए को इसमें शामिल करने की अनुमति दे दी गई है, ठीक है। अब घटक बी और सी आप लोगों को ये देखना है कि इसके जो अन्य घटक हैं उन घटकों में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर चर्चा हुई है तो स्वाभाविक सी बात है जो PM कुसुम है उससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, बनने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए, NB संरक्षण की बात की जा रही है, तो यहाँ पर NB जो संरक्षण इसके द्वारा कहा गया है कि जो फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के कृषि अवसंरचना कोष ऋण को गारंटी कवरेज प्रदान करने की भी इसमें मंजूरी मिल गई है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है इस ऋण को इसके तहत गारंटी भी प्राप्त है, ठीक। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ें, कुछ और बातें देखें। अगली न्यूज़ है भारत की कृषि निर्यात नीति, और कृषि निर्यात नीति ये कब की है, 2018 के कृषि निर्यात नीति है। तो यहाँ से कृषि निर्यात नीति भी महत्वपूर्ण हो जाती है और इससे संबंधित जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है वो रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में कृषि निर्यात में 8% की गिरावट दर्ज की गई है। तो कृषि निर्यात नीति किससे संबंधित है, कृषिगत जो उत्पाद हैं, कृषिगत उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। यहाँ पर कहा गया है कि कृषि निर्यात नीति के मुख्य जो बिंदु हैं, ये जो कहा गया है कि 8% की गिरावट आई है, तो वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि निर्यात और आयात में गिरावट आई है। यह भी कहा गया है कि कुल निर्यात में जो चावल का हिस्सा है, भारत से जो चावल का निर्यात होता है उसमें वो हिस्सा कितना है, तो कुल निर्यात में चावल का अकेले 21% का योगदान है, यानी कि हम इतना निर्यात करते हैं। समुद्री उत्पाद की बात करें तो 15% है, मसाले हम 9% का निर्यात करते हैं। आयात में वनस्पति तेल का हिस्सा जब हम आयात कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि वनस्पति तेल, और यहीं से तिलहन की बात हो जाएगी, वनस्पति तेल का हिस्सा जो है वो 45% है, दालें 11% है, फल सब्जियां 8%। अब WTO की व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 प्रकाशित हुआ है और इसके आंकड़े कुछ कहते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, ये कह रहा है कि वर्ष 2022 में भारत के जो कृषिगत निर्यात थे, यहाँ पर निर्यात शब्द है, माफ कीजिएगा टाइपिंग एरर है, तो कृषिगत निर्यात 2.4% रही। आयात की वैश्विक कृषि व्यापार में हिस्सेदारी कितनी रही, तो महज 1.9% रही। और भारत विश्व में कृषि निर्यातक देशों की सूची में
अब 9वें स्थान पर पहुंच गया है। ये WTO की व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 के अकॉर्डिंग ये बातें बताई गई हैं। अच्छा, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं? तो इसके लिए निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना ये शुरू किया गया है। बाजार पहुंच पहल यह भी योजना है। परिवहन और विपणन सहायता योजना, ये सभी कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं। इन प्रयासों की बात करें तो निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना के संदर्भ में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में हाटों की स्थापना की गई है। जैसे म्यांमार की बात करें, पहले की स्थिति ये थी, बांग्लादेश के साथ भी वहाँ पर रीजनल मार्केट लगते हैं, यानी कि भारत के भी मार्केट लगते हैं और उधर से भी मार्केट लगता है। तो यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों में हाट, आप बाजार कह लीजिए, बाजार हाट कहते हैं, बाजार हाट लगा है, ठीक है। भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके साथ साथ कोल्ड चेन सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे आप एक जगह से दूसरे जगह तक बिना खराब हुए सब्जियों या जो खराब होने वाली फसलें हैं उनका निर्यात कर सकते हैं, आसानी से निर्यात कर सकते हैं। व्यापार संवर्धन केंद्रों की भी स्थापना की गई है। तो ये पहल हमने देख लिया। इसके अलावा बाजार पहुंच पहल योजना के तहत ये पहल किसका है? वाणिज्य मंत्रालय का है। फोकस किस पर है? फोकस प्रोडक्ट, तो फोकस कंट्री दृष्टिकोण के लिए तैयार किया गया है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, बाजार अध्ययन और सर्वेक्षण विशिष्ट बाजारों और उत्पादों का विकास करना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा परिवहन और विपणन सहायता योजना, ये इसका स्वरूप क्या है? तो यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, बताने की आवश्यकता नहीं है, पहले हम लोगों ने चर्चा कर लिया। इसका उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और विपणन के लिए सहायता प्रदान करना। इसके साथ साथ परिवहन की उच्च लागत के कारण जो निर्यात को नुकसान होता था, उस निर्यात के नुकसान को कम करना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे चलिए। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, और ये योजना क्या है, इस चर्चा में क्यों है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है, तो प्रधानमंत्री ने एक पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। पायलट प्रोजेक्ट के बारे में पहले भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अभी प्रायोगिक तौर पर हम उसे लागू कर रहे हैं। लागू करके हम देखेंगे कि क्या हमें चुनौतियां आ रही हैं, कौन कौन सी कमियां हैं, कमियों का पता चल जाएगा सीमित क्षेत्र में लागू करेंगे तो, और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करके हम उसे फुल फ्लैश में लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, ठीक है। अच्छा, शुरुआत कहाँ पर? 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों हेतु इसकी शुरुआत की गई है। सहकारी क्षेत्र में बात करें तो सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण ये योजना है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। मंत्रालय कौन सा है? तो सहकारिता मंत्रालय से संबंधित है। उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर ये कहा गया है PACS, ठीक है, जो प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की बात की जा रही है, तो के स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाएं स्थापित करना। इसके साथ साथ कृषि अवसंरचनाओं की स्थापना करना, जैसे गोदाम हो गया, कस्टम हायरिंग सेंटर्स हो गया, प्रसंस्करण यूनिट्स हो गई। अब इसी को संक्षेप में पैक्स कहा जा रहा है, ठीक है। पैक्स को होने वाले लाभ, अब इनको क्या लाभ होगा? तो इनके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कृषि अवसंरचनाओं की जैसे स्थापना होगी तो अवसंरचना के लिए सब्सिडी भी दिया जा रहा है और ब्याज पर छूट का लाभ भी ये प्राप्त कर पाएंगे। दो बात यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो पैक्स के गोदाम हैं, भंडारण सुविधाएं, इन भंडारण सुविधाओं का निर्माण होगा और निर्माण में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगली न्यूज़ की बात करने, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन। तो ये मिशन तिलहन कब से और कब के लिए क्या क्या कहा गया है? तो 2024-25 से लेकर के 2030-31 तक की अवधि के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दे दी है। ये महत्वपूर्ण है। अब भारत में जो खाद्य तेल क्षेत्रक है उससे संबंधित आंकड़े भी हमें ध्यान रखना है और इनके समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं उन चुनौतियों को भी ध्यान रखना है। तो भारत में खाद्य तेल क्षेत्रक क्या कहता है कि उत्पादन में भारत की स्थिति कैसी है? तो वैश्विक तिलहन उत्पादन का भारत 15 से लेकर के 20% क्षेत्रक, यहाँ पर क्षेत्र मौजूद हैं, यानी कि जो विश्व में
यहाँ पर कहा जा रहा है वैश्विक विश्व में तिलहन का उत्पादन होता है, उस पूरे तिलहन के क्षेत्र का हमारे देश में 15 से लेकर के 20% क्षेत्र मौजूद है। विश्व का 6 से लेकर के 7% वनस्पति तेल का उत्पादन भारत में होता है। विश्व का 9 से लेकर के 10% खाद्य तेल का खपत भारत में अकेले होता है। जनसंख्या भी तो है, हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे कह लीजिए कि हमारे पास मानव संसाधन अधिक है। अच्छा, वैश्विक स्थिति क्या है? वैश्विक खाद्य वनस्पति तेल क्षेत्रक बाजारों में भारत की जो हिस्सेदारी है, भारत का जो स्थान है, चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो यूएसए है, फिर सेकेंड नंबर पर चीन है, थर्ड नंबर पर ब्राज़ील है, भारत का स्थान चौथा है। व्यापार की बात करें, व्यापार में भी हम आयात की बात कर रहे हैं कि आयात हम कितना कर रहे हैं, तो भारत वनस्पति तेलों का सबसे बड़ा आयातक है। ये ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा आयातक है, हम कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सेकेंड कौन सा है? चीन है, और थर्ड नंबर पर यूएसए है, ठीक है। आयातित वनस्पति तेलों में प्रतिशत कौन सा है, यानी कि किस वनस्पति तेल का हम आयात ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पर पॉम ऑयल का आयात हम अधिक कर रहे हैं, यानी कि इसका योगदान हमारे आयात में 59% है। सोयाबीन तेल की बात करें तो ये 23% है, सूरजमुखी की बात करें तो यह 16% है। तो सभी आंकड़े हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। कुछ और बातें यहाँ पर देख ली। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन ये क्या कहता है? वर्ष 2030-31 के लिए लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है कि प्राथमिक तिलहन उत्पादन में हम वृद्धि करेंगे, और 2022-23 के, ठीक है, 2022-23 के 39 मिलियन टन से बढ़ाकर के हमें 69.7 मिलियन टन इसका उत्पादन करना है, और इसके माध्यम से हमें मांग को पूरा भी करना है। और मांग को पूरा करने के संदर्भ में बात कर लें तो घरेलू खाद्य तेल उत्पादन को बढ़ा करके 25.45 मिलियन टन करना है। जो ऑयल पॉम है, ऑयल पॉम को या पॉम ऑयल की बात कर लीजिए, उसको शामिल करने हेतु तो अनुमानित घरेलू मांग का लगभग 72% पूरा करना है। इसके साथ साथ तिलहन की खेती के तहत अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर भूमि को लाने की चर्चा हुई है कि हम 40 लाख हेक्टेयर भूमि को इसके तहत लाएंगे, यानी कि वहां पर तिलहन का उत्पादन करेंगे। चावल और आलू की खेती वाली भूमि तथा परती भूमि का उपयोग करेंगे। इंटरक्रॉपिंग और फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा दे करके ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल या फसल विविधीकरण, फसल विविधता, इन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है? जब हम इंटरक्रॉपिंग करने की बात करें तो इसका सीधा मतलब है कि एक ही खेत में एक समय में 2 से अधिक फसलों का उत्पादन, ये क्या है? इंटरक्रॉपिंग। और जब हम ये कह रहे हैं फसल विविधीकरण, तो एक भूमि है, एक समय में आपने इस पर मान लीजिए कोई और फसल लगाई, फिर दूसरे समय में आपने दूसरी फसल लगाई। इससे क्या होगा कि भूमि की उर्वरता भी खत्म नहीं होगी और आपकी उत्पादकता भी बनी रहेगी। तो यहाँ पर फसल विविधता की बात हो रही है, और यहाँ दोनों शब्द देखने को मिल रहे हैं, एक तो इंटरक्रॉपिंग और फसल विविधीकरण, इसको भी बढ़ावा देने की बात इसमें कह दी गई है, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ें। फोकस क्षेत्र कौन सा है? तो प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों का उत्पादन हमें बढ़ाना है। साथ ही कौन कौन से हैं? रेपसीड, सरसों की बात कर लीजिए, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल। द्वितीयक स्रोतों से तेल प्राप्त की दक्षता को भी बढ़ाना है। अब द्वितीयक स्रोत कौन कौन से हैं? ये तो प्राथमिक स्रोत हैं। आप मूंगफली से, सोयाबीन से, सूरजमुखी से, तिल से, रेपसीड से, सरसों से आपने तेल का उत्पादन कर लिया, ये तो उसी के लिए बने ही हैं, तेल के लिए ही बने हैं। लेकिन मान लीजिए कपास के बीज, यहाँ से ये द्वितीयक स्रोत हैं। यहाँ पर चावल की भूसी से भी तेल बनाया जाता है, तो यह भी द्वितीयक स्रोत है। और वनस्पतियों से तेल बनाया जाता है, तो यह भी क्या है? यह भी द्वितीयक स्रोत हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत को भी आप लोगों ने समझ लिया। योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सीड ऑथेंटिसिटी और ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल की बात हुई है। अच्छा, ये पोर्टल करेगा क्या? यह समय पर बीजों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा, और सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ऑनलाइन 5 वर्षीय रोलिंग सीड प्लान इसके पास उपलब्ध है, इस पोर्टल पर उपलब्ध होगा।
ये भी कहा गया है कि राज्यों को सहकारी जो समितियां हैं, सहकारी समितियों के साथ साथ जो फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं और सरकारी या निजी बीज निगम सहित बीज उत्पादक जो एजेंसियां हैं उनके साथ अग्रिम सहयोग स्थापित करने में भी ये मदद करेगा। तो यह एक महत्वपूर्ण पहल है जिससे हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ये भी कहा गया है कि 600 मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों का विकास करने की भी बात कही गई है। और ये कार्य क्या करेगा, तो यह सलाहकारी सेवाएं प्रदान करेगा, जैसे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज कौन से हैं उनके बारे में सहायता देगा, अच्छी कृषि पद्धतियों के बारे में बताएगा कि कौन कौन सी अच्छी कृषि पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से आप इस कार्य को कर सकते हैं, और मौसम और कीट हमले से रक्षा करने के बारे में भी बताएगा कि भैया आप ऐसे करो तो मौसम का दुष्प्रभाव आपकी फसल पर कम से कम होगा, साथ ही जो कीट के हमले हैं, कीट के हमले भी आपकी फसल पर कम होंगे। ठीक है, इससे संबंधित बातों को समझने के बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं देश में जो खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के समक्ष चुनौतियाँ कौन सी हैं। तो हमारे देश में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, उपज, वो काफ़ी कम है। कम होने के कारण यहाँ पर, ठीक है, कम होने का कारण क्या है, तो भारत में जो जीएम, ठीक है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात हो रही है। तो जीएम क्रॉप जो होता है उसको लेकर के सहमति हमारे देश में नहीं बन पाती है, और न बन पाने की वजह से अब बताइए जो जीएम क्रॉप हैं उसे इस तरीके से बनाया गया है कि कीटों का यदि हमला होगा या टेम्परेचर का या जलवायु, आप ऐसे कह लें संक्षेप में कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से निपटने में भी ये जीएम क्रॉप सक्षम होगा। हमारे देश में इस किस्म की जो फसलें हैं उनको अनुमति नहीं दी जाती। ठीक है, जबकि दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ पर जो जीएम क्रॉप हैं, जो शाकनाशी सहिष्णु फसल, उन किस्मों की उपयोगिता ज़्यादा है और वहाँ पर अनुमति दी गई है। आप लोगों ने बीटी कॉटन के बारे में, बैगन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो उसको लेकर के कुछ भारत में नैतिक समस्याएं हैं और नैतिक के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं भी हैं। उन सभी कारणों से भारत में इसे अनुमति नहीं दी जाती। इस वजह से हमारे देश में उत्पादन कम होता है। अब खेती से जुड़ी हुई चुनौतियां कौन सी हैं, तो वर्षा पर निर्भरता, वर्षा पर आज भी निर्भर है। और तिलहन फसलों की बात की जा रही है, 76% खेती केवल वर्षा पर ही निर्भर है, और वर्षा का पैटर्न लगातार जलवायु परिवर्तन की वजह से ये बदल रहा है। इस समय की ठंडियाँ देख लीजिए, ठंडियों का पता नहीं चला, दिल्ली में तो खास करके नहीं पता चला, ग्रामीण क्षेत्रों की बात मैं नहीं कर सकता। परिणाम ये है कि फसलों पर जैविक और अजैविक संकट का खतरा दोनों ही मंडराता रहता है, और इस वजह से हमारा जो उत्पादन है वो कम होता है। तिलहनी फसलों का कुछ ही राज्यों में प्रधानता है, यानी कि तिलहन फसलों का उत्पादन कुछ ही राज्यों में होता है और कुछ ही राज्य इसका उत्पादन करते भी हैं। जैसे राजस्थान का भरतपुर क्षेत्र है, वहाँ पर उत्पादन तिलहन का अच्छा होता है। अन्य राज्यों की भी बात कर लीजिए। ठीक है, तो कुछ विशेष तिलहन का उत्पादन जहाँ पर देखिए गुजरात की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, सामूहिक रूप से देश के कुल मूंगफली, यहाँ पर मूंगफली उत्पादन होता है। और मूंगफली का तेल, तो मूंगफली उत्पादन में इनकी 83.4% का योगदान है। बड़ा अमाउंट है, यानी कि कुछ ही राज्यों में प्रधानता है, और कुछ ही राज्यों में प्रधानता होने की वजह से सप्लाई चेन की भी समस्याएं आती हैं कि आप जो उत्पादक राज्य हैं और उपभोक्ता राज्य, उनमें हम मैनेजमेंट बेहतर नहीं कर पाते। और इसी से संबंधित अगर आप लोगों को याद हो तो एक किसान रेल देवलाली से दानापुर, ठीक है, देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार, वहाँ तक के लिए चलाई गई। ठीक है, अधिक संतुलित और अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार, हमें एक बेहतर नीति की आवश्यकता है। बाजार की आवश्यकता तो है ही, और बेहतर नीति की हमें आवश्यकता है। तो इससे संबंधित जितनी बातें थी उन बातों को देख लिया, आगे बढ़ते हैं। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उठाए गए अब तक के कदम कौन कौन से हैं, तो इन सभी कदमों को आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ से पूछा जा सकता है, चूँकि विस्तार किया गया है तो बड़ी बात है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन और ऑयल पॉम, ये एक है, और दूसरा है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम, और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, यह भी है, और पीली क्रांति भी है। तो सबसे पहले आप पीली क्रांति को देखेंगे। इससे संबंधित जितनी बातें थी उन सभी बातों को हम लोगों ने समझ लिया। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।